प्रिय मित्रों, सभी विद्यार्थियों, आप सभी का और सारे व्यूअर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आभार। हम गढ़वाल वंश को इस समय राजपूत काल के श्रृंखलाओं में गढ़वाल वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र को, उनके पौत्र जयचंद्र को आज हम पढ़ेंगे। और इन्हीं के समय में मुस्लिम आक्रमण होते हैं, मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी होता है। पृथ्वीराज चौहान की चामान वंश में मृत्यु हो चुकी थी, अब जयचंद्र की बारी थी। तो इनका समय है 1170 से 1194 ईस्वी में। अभी हम इन पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं कि इनके संबंध कैसे थे अन्य राजवंशों से। तो जयचंद्र के बारे में पहले आपको बताते हैं थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। विजय चंद्र की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जयचंद्र गद्दी पर बैठा। उसने 24 वर्ष तक शासन किया। उसकी शक्ति का उल्लेख अनेक साक्ष्यों से हुआ है। पृथ्वीराज रासो से प्रकट होता है कि उसके पास विशाल सेना थी और सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथ के अनुसार इस सेना में 3 लाख पैदल, 2 लाख धनुर्धारी, 80,000 कवचधारी और 30,000 अश्वारोही और बहुसंख्यक गजारोही थे, अर्थात हाथी पर सवार सैनिक थे। फरिश्ता के अनुसार वह भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राजा था। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भारतवर्ष में उस समय कौन था? गढ़वाल वंश का शासक जयचंद्र। अरे अब इनका हम देख लेते हैं अन्य राज्यों से इनके संबंध कैसे थे। तो चंदेल वंश से पहले देखते हैं। चंदेल वंश जयजाग भुक्ति का चंदेल राजा परमर्दी जयचंद्र का समकालीन था। हम जानते हैं कि परमर्दी चंदेल वंश का अंतिम राजा था, जो कि जिसके वीर सैनिक आला और उदल चाहमान वंश की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के हाथों मारे गए थे। तो उस समय जयचंद्र भी उन्हीं सबका समकालीन था। तो परमर्दी पृथ्वीराज रासो का कथन है कि जयचंद्र और परमर्दी वंश की मित्रता थी। क्यों? क्योंकि चाहमान वंश से परमर्दी की शत्रुता थी। जिस समय चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने परमर्दी पर आक्रमण किया तो जयचंद्र ने परमर्दी की सहायता की थी। अब चाहमान वंश को देख लेते हैं इसी में। इस समय दिल्ली में चाहमान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो बड़ा ही प्रतापी राजा था। ताजुल मा असिर का कथन है कि पृथ्वीराज दिग्विजय करना चाहता था, अतः कन्नौज के परम शक्तिशाली जयचंद्र से उसकी शत्रुता अवश्यम भावी थी। अब आता है संयोगिता स्वयंवर। जयचंद्र की बेटी है संयोगिता राजकुमारी, उनका वो स्वयंवर रचते हैं उन्हें अपने मनपसंद वर चुनने के लिए। स्वयंवर प्रथा हमारे देश में प्राचीन काल से ही रही है और हम जानते हैं कि हमारे सीता जी का भी स्वयंवर हुआ था। तो प्राचीन काल में स्वयंवर प्रथा राजा महाराजाओं में प्रचलित थी। तो पृथ्वीराज रासो का कहना है कि कन्नौज नरेश जयचंद्र ने दिग्विजय करने के पश्चात राजसूय यज्ञ किया था। उसने अन्य राजाओं को की साथ दिग्विजय की थी, हराया था और राजसूय यज्ञ किया था। इसी समय उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर भी किया। इसमें उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं बुलाया, नहीं आमंत्रित किया चाहमान नरेश को। पृथ्वीराज ने स्वयंवर भूमि से संयोगिता का अपहरण किया, क्योंकि पृथ्वीराज को लगा कि ये तो मेरा अपमान है और संभवतः संयोगिता भी पृथ्वीराज को पसंद करती थी। तो उसने ये सूचना उसको मिली और उसने संयोगिता का अपहरण कर लिया स्वयंवर भूमि से। पृथ्वीराज रासो का कहना है इस बारे में कि स्वयं संयोगिता भी पृथ्वीराज का ही वरण करना चाहती थी। इस घटना ने जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच अत्यधिक शत्रुता उत्पन्न कर दी। अनेक विद्वान संयोगिता हरण को ऐतिहासिक नहीं मानते हैं, परंतु उपर्युक्त विवरण अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, अलग अलग रूपों में मिलता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है? पृथ्वीराज विजय जो नामक ग्रंथ है, एक तो पृथ्वीराज रासो है, दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज और अप्सरा तिलोत्तमा के विवाह का विवरण है। यहाँ पर संयोगिता नाम न देकर अप्सरा तिलोत्तमा कहा गया है नायिका को।
तो विवरण है इसमें और संयोगिता हरण में बहुत साम्य है। सूरजन चरित में पृथ्वीराज और कांतिमती स्वयंवर का विवरण है। सूरजन चरित नामक एक अन्य ग्रंथ है जिसमें पृथ्वीराज के साथ कांतिमती नामक महिला का वर्णन है, स्वयंवर का विवरण है, जो संयोगिता ही है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी संयोगिता स्वयंवर का वर्णन वैसा ही विवरण दिया है जैसा पृथ्वीराज रासों में मिलता है। अबुल फजल की लिखी पुस्तक, लिखी ग्रंथ आईन ए अकबरी में भी उस समय इतना चर्चित था ये मामला, तो उसका विवरण वहां पर भी मिलता है। अतः दशरथ शर्मा ने संयुक्ता वृत्तांत को पूर्णतः ऐतिहासिक स्वीकार किया है। अब होता है मुसलमानों का आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने 1191 में पृथ्वीराज तृतीय पर विजय आक्रमण किया था, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई, परंतु उसने गोरी की सेना को जाने दिया था। गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज पर तराइन के मैदान में पुनः आक्रमण किया। इस बार गोरी के छल से पृथ्वीराज पकड़ा गया और गोरी ने उसकी हत्या कर दी। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र का देखिए क्या संबंध है, मोहम्मद गोरी और जयचंद्र। पृथ्वीराज रासो का कहना है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था, परंतु यह कथन सत्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि किसी भी मुस्लिम लेखक ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत से मुस्लिम लेखक अपनी पुस्तकों में, अपनी किताबों में इसका जिक्र अवश्य करते इस घटना का। वस्तुतः मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज ने भारतीय नरेशों से सहायता मांगी, तो जयचंद्र ने उसे कोई सहायता नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उसकी शत्रुता थी उससे। अब आते हैं चंदावर के युद्ध पर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पुरुष परीक्षा, रंभा मंजरी और रासोसार आदि ग्रंथों का कहना है कि जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को अनेक बार पराजित किया था, परंतु इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकार एक ही युद्ध का वर्णन करते हैं और जिसमें जयचंद्र मारा गया था। अब पुरातन प्रबंध संग्रह नामक एक ग्रंथ है जिसका कहना है कि जयचंद्र की वैश्या सुभाग देवी के एक पुत्र था, जिसे वह जयचंद्र का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, किंतु स्वयं जयचंद्र महारानी कर्पूर देवी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अतः सुभाग देवी ने क्रुद्ध होकर अपने दूत भेजकर मोहम्मद गोरी को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। जयचंद्र कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। हसन निजामी के कथनानुसार मोहम्मद गोरी ने 50,000 सैनिकों के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया। इस सेना ने कन्नौज की सीमा पर जयचंद्र की एक सैनिक टुकड़ी को परास्त किया। इस आक्रमण की सूचना पाकर जयचंद्र स्वयं अपनी सेना लेकर मोहम्मद गोरी से युद्ध करने के लिए आया। दोनों सेनाओं में 1194 ईस्वी में चंदावर, जिला एटा में चंदावर है, चंदावर के मैदान में युद्ध हुआ। हिंदू बड़ी वीरता से लड़े, परंतु गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण जयचंद्र की आंख में घुस गया। कुतुबुद्दीन के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो बाद में दिल्ली का बादशाह भी बना, पहला मुस्लिम तुर्क शासक बना, तो उसने एक बाण मारा और जयचंद्र की आंख में जाकर वो लग गया। इससे घायल होकर जयचंद्र हाथी से गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। जयचंद्र के मरते ही हिंदू सेना का मनोबल टूट जाता है और वो भाग खड़ी होती है। मुसलमानों ने भयंकर मारकाट मचाई, बहुत बड़ी संख्या में इसमें हिंदू मारे गए, जब जयचंद्र का पुत्र भी युद्ध करते हुए मारा गया। चंदावर की विजय के पश्चात मुस्लिमों ने असनी पर आक्रमण करके वहां के राजकोष पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात गोरी ने वाराणसी पर भी अधिकार कर लिया, जो जयचंद्र के अधीन था, अधिकार कर लिया और वहां 1000 मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया। अब यहाँ तक तो जयचंद्र की कहानी हो जाती है, जयचंद्र के बारे में हम जान जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? जयचंद्र के पश्चात उसका पुत्र हरिश्चंद्र, जिसकी आयु 19 वर्ष की थी, बड़ा पुत्र तो उसका मारा ही गया था, छोटा पुत्र उसका हरिश्चंद्र था, उसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। संभवतः गोरी ने उसे अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करने के पश्चात वाराणसी पर शासन करने की
अनुमति दे दी थी। हरिश्चंद्र के पश्चात यहड़वाला वंश का पतन हो जाता है और उस पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, कुछ व्यूज बढ़ाएं, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जैसे आपको लगता है दें। धन्यवाद।